चलो लिखना स्टार्ट करो। यस, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ओके, ये तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। अब इसमें लिखना स्टार्ट करो। It is a graph of fraction of molecules versus velocity. It is a graph of fraction of molecules versus velocity. Point number two. It starts from origin. And gives a bell-shaped curve. Bell-shaped curve. ठीक है। also called as Gaussian distribution curve. Gaussian distribution curve. ठीक है। अब ये समझते हैं। पहली बात, ये क्या प्लॉट कर रहा है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस देयर वेलोसिटी, दिख रहा है? ओके। अब इस रूम में भी बहुत सारे गैस पार्टिकल्स है, ये गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। अब जब कभी किसी रूम में गैस पार्टिकल्स है तो कितना फ्रैक्शन रहेगा गैस मॉलिक्यूल्स का जो ऐसे एक जगह पे स्टेडी है, हिल रहा नहीं है? कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे हैविंग जीरो वेलोसिटी? जीरो, बिकॉज गैसेस शोज कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। समझ में आ रहा है? तो वो कंटिन्यूअसली रैंडमली ऐसे मूव करते रहता है, कभी ऐसे स्टडी रह पाएंगे क्या? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग जीरो वेलोसिटी विल बी जीरो। समझ में आ रहा है? ओके। अब ये समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक मैराथन हो रहा है जिसमें 100 लोग हैं, ठीक है। 100 गैस पार्टिकल्स है, सब जने यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे ये 100 लोगों को कंपलसरी भागना ही है, मैराथन है ना भाई। तो हाउ मेनी पीपल विल बी देयर हैविंग वेलोसिटी 0 किलोमीटर पर आवर? वो फैन ऑफ कर दो भाई कोई तो। ओके, कितने लोग रहेंगे हैविंग 0 वेलोसिटी पर आवर? 0, बराबर। ओके। अब मैराथन है ना भाई, 1 to 2 किलोमीटर पर आवर। इतना स्लो भागने वाले कितने लोग रहेंगे? देखा जाए तो ये भी 0 ही रहना चाहिए भाई, भागना है अपने को, इतना स्लो थोड़ी ना कोई भागता है, ठीक है। बट लेट्स से कि मैराथन के पहले किसी का पैर टूट गया, ठीक है। तो पैर टूट गया, फिर मैराथन को तो आना मतलब लॉजिक बनता नहीं, बड़ा आ गया, चलो ठीक है, मानते हैं, ठीक है। अब ये वैसे घिसट के चल रहा है, ऐसे पुष्पा वाला, ठीक है। तो ऐसे कितने लोग रहेंगे? 1 से 2, ठीक है। फिर बाद में 3 से 4 किलोमीटर की स्पीड पे अगेन ये वो लोग हैं जो गार्डन में जाके ऐसे बातें करते हुए चलते हैं ना, गलती से मैराथन में आ गए, ठीक है। वो तुम लोगों ने देखा रहेगा, ऐसे वजन कम करने के बहाने ऐसे सुबह निकल जाते हैं एंड टाइम पास करते हैं, ठीक है। तो ये वो लोग हैं। ये कितने रहेंगे? ज़्यादा रहेंगे, कम रहेंगे? हाँ मतलब नहीं, बट 1 से 2 से ज़्यादा रहेंगे या कम? ज़्यादा रहेंगे, मतलब समझ में आ रहा है? इनका नंबर ठीक ठाक रहेगा। पकड़ते हैं कि 4 से 5 लोग हैं ऐसे वाले। फिर 5 to 6 किलोमीटर यस कम इन पर आवर, ये हमारे नॉर्मल चलने की स्पीड है। समझ में आ रहा है? तो कोई भी इंसान 4 से 5 किलोमीटर मतलब 5 से 6 किलोमीटर की स्पीड पे आराम से चल लेता है बिना थके, ठीक है। इसमें कितने लोग रहेंगे? ज़्यादा या कम? ज़्यादा, पहले से ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो लेट अस से कि 8 से 10 है, चलेगा। फिर ज़रा आगे बढ़ते हैं, 8 to 9 किलोमीटर पर आवर। अगर तुम लोग जॉगिंग कर रहे हो तो तुम लोग आराम से इस स्पीड पे भाग पाओगे। समझ में आ रहा है? मैराथन में अगर देखोगे तो बहुत सारे लोग ऐसी इसी स्पीड पे मतलब रहते हैं, जॉग करते हैं, ठीक है। तो इसमें कितने लोग रहेंगे? टोटल 100 लोग हैं,
100 लोगों को फिट करना है, तो इसमें भी नंबर बहुत होगा या कम रहेगा? बहुत होगा, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हो जाते हैं, मतलब पकड़ लेते हैं कि 20 से 30। फिर बाद में एक्चुअल में मैराथन में भागने वाले 10 से 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? इसमें और ज्यादा लोग रहेंगे और कम लोग रहेंगे? और ज्यादा रहेंगे। मैराथन में भागने आते हैं ना लोग प्रैक्टिस करके, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे पकड़ लेते हैं 40 से 50 लोग, समझ पा रहे हो? बट फिर बाद में इससे ज्यादा स्पीड 12 से 14 किलोमीटर पर आवर। अब नॉर्मल इंसान इतने पे इजीली भाग पाता है। लेट अस से कि मैराथन में प्रैक्टिस करके आया है तो हम लोगों ने ये मैक्सिमम ले ली ना भाई। अब इससे ज्यादा स्पीड पे भागने वाले लोगों का नंबर बढ़ते जाएगा या कम होते जाएगा? कम होते जाएगा, समझ में आ रहा है? तो ये वापस एकदम कम हो गया। लेट अस से कि 10 से 12 लोग ही हैं। फिर बाद में 15 से 16 किलोमीटर पर आवर, समझ पा रहे हो? नॉर्मल इंसान से डबल स्पीड, ठीक है? अब इस स्पीड पे और लोग बढ़ेंगे या कम होंगे? कम हो जाएंगे। तो लेट अस से कि 4 से 5 लोग हैं। फिर बाद में ऐसे कुछ भयंकर लोग जो 19 to 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहे, समझ में आ रहे हो? वैसे हर मैराथन में कोई तो ऐसे अफ्रीकन लोग आ जाते हैं, लंबे चौड़े ऐसे दुबले पतले काले काले, ठीक है? तो अफ्रीकन मतलब ऐसे, हाँ। तो अब मुझे बताओ ये लोग बढ़ेंगे या कम हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ऐसे तो मतलब कम ही आएंगे ना, इंडिया में तो बहुत ही कम आएंगे। तो वापस कितना हो जाएगा? 1 से 2। एंड इससे ऊपर के स्पीड पे ऑलमोस्ट 0, समझ में आ रहा है? ओके। तो अगर देखो ये हमेशा एक नेचुरल फिनोमेनन ऐसे ही फॉलो करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे इसको मैं प्लॉट करने चाहूँ गैसेस के लिए, गैस भी ऐसी ही रहेंगी। 0 पे कितने आएंगे? 0। 1 to 2 किलोमीटर के स्पीड पे भागने वाली गैस बहुत कम। एक्चुअली गैस इतना स्पीड पे ही नहीं भागती है, मतलब फिर आंधी आ जाएगी, ठीक है? बट स्टिल लेट अस से कि मतलब ये नीचे वाले में अब तो धीरे धीरे गैस क्या होती जाएगी? जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ाएंगे नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स भी, बट एक पॉइंट के बाद बहुत ज्यादा वेलोसिटी बढ़ेंगी तो नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स, समझ पा रहे हो? तो ये ग्राफ कैसे आएगा? शुरुआत में ये ग्राफ इंक्रीज होगा, फिर बाद में ये ग्राफ, समझ में आ रहा है? शेप कैसा आ रहा है? बेल शेप आ रहा है, समझ में आ रहा है? एंड बट ये प्रोबेबिलिटी जो है ना वो कभी 0 नहीं होती है। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कभी 0 को टच नहीं करता, समझ में आ रहा है? बिकॉज इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंट। तो एनीथिंग एक्सपोनेंट रेज टू एक्स, समझ में आ रहा है? एक्सपोनेंट रेज टू एक्स, तो एक्सपोनेंट रेज टू 0 भी क्या हो जाता है? 1 होता है, समझ में आ रहा है? एक्सपोनेंट रेज टू लेट अस से -0.1, ठीक है? तो ये भी 0 नहीं होता माइनस रखेंगे तो, क्यों? बिकॉज इट इज 1/e रेज टू 0.1, समझे? जिसका कुछ आंसर आएगा। तो ये कभी 0 को टच होगा क्या? मैथमेटिकली ये 0 को टच नहीं होता, प्रैक्टिकली 0 को टच होगा। हाँ, मतलब कोई गैस रहेगी जो ऐसे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में भाग रही है, नहीं, तो वहां पे वो 0 है, समझ पा रहे हो? बट मैथमेटिकली वो कभी 0 को टच हो पा रहा है क्या? नहीं। ये ग्राफ में कोई दिक्कत? पक्का? ओके। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो पॉइंट है यहां पे क्या है? इस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? किसी को आइडिया है? इसे बोलते हैं v mp। mp मतलब मोस्ट प्रोबेबल ना। अगर तुम लोग ऐसे गैस पार्टिकल एक उठा लो तो उसकी सबसे ज्यादा वेलोसिटी रहने के चांसेस कौन से रहेंगे? vmp वाला। अरे क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, समझ में आ रहा है? मतलब तुम लोग इन लोगों में से किसी एक को उठा लो और उसकी वेलोसिटी चेक करो तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम रहने के चांसेस क्या है? अरे मतलब वहां पे वो नंबर्स में बताओ कि मैं अगर 100 लोगों में से एक इंसान को उठा लोगे तो उसकी वेलोसिटी रहने के चांसेस मैक्सिमम कौन सी है? हाँ, 10 to 11 है, क्योंकि उधर 40 से 50 लोग हैं। 100 में से एक उठाओगे तो 50 लोग अगर उस स्पीड पे भाग रहे हैं तो मतलब 2 में से 1 की तो स्पीड मिलेगी ना बे, समझ पा रहे हो? एमपी का मीनिंग मोस्ट प्रोबेबल। ओके। अब इसके बाद ये इधर से इधर के बीच की अगर वेलोसिटी निकालो तो उसे क्या बोलेंगे? अरे बीच वाली चीज को क्या बोलते हैं? हाँ, एवरेज। क्या बोलते हैं? एवरेज। तो इसे बोलते हैं वी एवरेज। ये तुम लोगों ने पढ़ा है ना बे, फिजिक्स में पढ़ा था ना पक्का? ओके। एंड फिर बाद में एकदम कोने वाली वेलोसिटी, इसको क्या बोलते हैं? वी, हाँ, आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी?
ओके, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एक्चुअली अपने को है ना ये देता है, डिविएशन देता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे डिविएशन अगर देखो तो यहाँ पे डिविएट होने वाली रीडिंग्स कौन सी है, तो ये नीचे वाली है, मैंने बोला ना वो ऐसे कुछ काले लोग जो एक्सेप्शनली बहुत फास्ट भाग रहे हैं, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये अपने नॉर्मल सेट से डिविएटेड है, समझ में आ रहा है ये, या फिर इसके ऊपर वाले भी थोड़े से अगर ले लोगे तो भी चलेगा, समझ में आ रहा है। तो डिविएशन सेट में कितने लोग हैं अराउंड, 6 लोग हैं, 6 से 7 लोग हैं, दिख रहा है पक्का। तो ये टोटल 100 का कितना हो गया, 6-7% हो गया, बराबर है कि नहीं। तो ये अपने को वो डिविएशन का सेट दिखाता है। जनरली VRMS के पहले अराउंड 90% पॉपुलेशन कवर हो जाती है। VRMS का मीनिंग समझ में आ रहा है तुम लोगों को, मैथ्स में जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे तो डिविएशन एंड ऑल वो सब पढ़ाया जाएगा, बट VRMS अपने को उसके पहले 90% की पॉपुलेशन कहाँ तक है वो अराउंड बताते हैं, 90 to 95%, समझे। ओके, अब हम लोग पढ़ने वाले इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। लेट अस से कि मैंने इस गैस का टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है। अब गैस का टेम्परेचर अगर बढ़ाऊंगा तो गैस की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। लेट अस से कि इन लोगों के पीछे पागल कुत्ते छोड़ दिए, समझ में आ रहा है। अभी कैसे भागेंगे, एकदम तेज भागेंगे, वो लंगड़ा भी एकदम मतलब घसीट के अभी, ठीक है। तो अब मुझे बताओ ये तेज भागेंगे तो वेलोसिटी बढ़ गई ना, वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में बढ़ेगी, वेलोसिटी ग्राफ में कौन से डायरेक्शन में बढ़ रही है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, राइट में बढ़ रही है। तो ग्राफ कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, कलर दिख रहा नहीं है साला, ग्राफ विल शिफ्ट इन राइट हैंड डायरेक्शन, ठीक है। ये दिखेगा क्या, घटिया लग रहा है बट ठीक है, ग्राफ विल शिफ्ट इन राइट हैंड डायरेक्शन, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफ अभी राइट में शिफ्ट हो गया तो ऐसे आएगा क्या, नहीं, ओके। इसमें क्या गड़बड़ है, हाइट में क्या प्रॉब्लम है, हाँ आएगा कि नहीं आएगा वो पूछ रहा हूं, क्या लगता है। ओके देखो भाई, यहां पे लोगों की स्पीड बढ़ गई है, नंबर ऑफ पीपल बढ़े हैं क्या, पहले 100 थे, अभी भी कितने रहेंगे। तो अगर तुम इस तरफ लेके जाओगे बट हाइट सेम रखोगे तो नंबर ऑफ पीपल विल इंक्रीज, क्योंकि वेलोसिटी का गैप बढ़ गया, तो उतनी वेलोसिटी को कवर करने के लिए लोग भी ज्यादा चाहिए ना भाई। तो लोगों का नंबर कांस्टेंट रखना है एंड वेलोसिटी को बढ़ाना है, तो ग्राफ को क्या करना पड़ेगा, ध्यान दो, इसमें ग्राफ विल शिफ्ट इन राइट हैंड डायरेक्शन बट इट्स हाइट डिक्रीजेस, समझ पा रहे हो क्या, अच्छा नहीं लग रहा है इसको जरा। तो ग्राफ विल शिफ्ट इन राइट हैंड डायरेक्शन बट इट्स हाइट डिक्रीजेस, ठीक है, मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, ओके। इसमें कोई दिक्कत, अब इसकी वजह से हो रहा क्या है, ध्यान दो देखो, इधर पे लोग कम हो गए या फिर एरिया कम हो गया ना, वो ब्लू का एरिया उधर ज्यादा है, बट उसी तरफ दूसरी तरफ पिंक का एरिया ज्यादा है, एंड ये दोनों ऑलमोस्ट कवर कर रहे हैं एक दूसरे को। देखो ब्लू का एरिया वहां से जितना कम हुआ उतना ही पिंक का एरिया आगे बढ़ गया है, ये फॉलो कर पा रहे हो। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, ग्राफ कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, ग्राफ की हाइट क्या होती है, डिक्रीज होती है, एंड ग्राफ का एरिया सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, ये समझ में आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे अगर तुम लोगों को सिंपल क्वेश्चन पूछा कि बिटवीन T1 एंड T2 विच वन इज हायर, T1 एंड T2 विच वन इज हायर है, T2। अबे राइट में जो शिफ्ट होता है ना वो टेम्परेचर बढ़ गया, वेलोसिटी बढ़ गई, तो विच वन इज हायर, T2 इज हायर, समझ में आ रहा है। तो जो ग्राफ राइट में रहेगा उसका टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, इसमें कोई दिक्कत है, पक्का, ओके। अब ध्यान दो बे, जी तुम लोग लिख रहे हो ना, ग्राफ बना लिया क्या, प्रवचन सुनते मत बैठो सालो। अब एक रहता है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ध्यान देंगे, एनर्जी बिना बातें करे लिखो, प्रोफाइल डायग्राम, ये बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ग्राफ बनाएंगे। लेट आया ना बे, ध्यान दे। अब ये बनाने की जरूरत नहीं है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, सिर्फ ऊपर वाला ग्राफ बनाएंगे सब जन, ठीक है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कब बनानी है बता दूंगा। अब ध्यान दो, जब कभी भी कोई रिएक्शन होती है, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, CH3Cl इज रिएक्टेड विथ NaOH, ठीक है, लिखते लिखते ध्यान भी देना, CH3Cl इज रिएक्टेड विथ NaOH, ठीक है। तुम लोगों में से किसी को फर्स्ट बेंच पे बैठने बोला था,
तुम लोग में से किसी को नहीं बोले? ओके। अब CH3Cl इज रिएक्टेड विद NaOH। NaOH के Na लिखने की जरूरत ही नहीं है, OH माइनस सिर्फ लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब इसमें रिएक्शन क्या होती है मुझे बताओ। CH3Cl में विच वन कैरीज अ नेगेटिव चार्ज? ध्यान दे बे, CH3Cl में विच वन कैरीज अ नेगेटिव चार्ज? Cl। तो Cl कैरीज अ नेगेटिव चार्ज, विच वन कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज? CH3। समझ में आ रहा है? ओके। तो रिएक्शन क्या होगी, ये OH CH3 के ऊपर अटैक करेगा एंड क्या बनाएगा? CH3OH। इसने CH3 को चिपका तो Cl बाहर निकल गया। अब Cl क्या बन के बाहर निकलेगा? Cl नेगेटिव, Cl माइनस बन के निकलेगा। अरे OH माइनस ने अटैक किया तो Cl माइनस निकल गया। ये रिएक्शन समझ में आ रही है सबको? ओके। अब जरा ध्यान देंगे यहाँ पे, OH दो तरीके से अटैक कर सकता है, एक तो ऐसे सामने से या फिर ऐसे पीछे से। समझ में आ रहा है? कहाँ से अटैक करना चाहिए, सामने से या पीछे से? पीछे से। ओके, क्यों? हाँ, Cl माइनस है, OH माइनस है, दोनों माइनस क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो अटैक हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, रिपल्शन आएगा। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे? सामने से अटैक नहीं कर पाएगा, तो ये कहाँ से अटैक कर पाएगा? पीछे से। इसमें कोई दिक्कत? ये तुम लोगों को ऑर्गेनिक में पढ़ाया है क्या? SN2 मैकेनिज्म हो गया? हो गया है? ओके, ठीक है, गुड इनफ, चलो अच्छा है। तो अब यहाँ पे फिर बाद में बट बॉन्ड जैसे अचानक से फटाक से टूटते हैं, नए वाले बॉन्ड इजीली बन जाते हैं, ऐसे रहता है क्या? नहीं, स्टेप बाय स्टेप होता है ना बे। तो OH माइनस से ऑल ऑफ अ सडन अटैक कर सकता है क्या? नहीं। पहले क्या होगा, OH माइनस थोड़ा सा इंटरेक्ट करना स्टार्ट करेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो OH धीरे धीरे बॉन्ड बनाएगा। अब कार्बन एक टाइम पे कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। पहले से 4 बॉन्ड थे, 3 हाइड्रोजन के, 1 Cl के, और एक नया बॉन्ड आ रहा है तो एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। तो OH अगर धीरे धीरे एक नया बॉन्ड बना रहा है तो Cl का बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक होगा। ये समझ पा रहे हो? इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? TS। TS मतलब ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं इसे? ट्रांजिशन स्टेट। ओके। अब नेक्स्ट, फिर बाद में फाइनली क्या होगा? देखो भाई, OH धीरे धीरे बॉन्ड बनाते जाएगा, Cl का बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक होते जाएगा। एक पॉइंट आएगा जब ये दोनों का बॉन्ड बन जाएगा और ये बॉन्ड पूरी तरीके से टूट जाएगा। तो व्हाट यू विल हैव? CH3OH प्लस Cl माइनस। इसमें कोई दिक्कत? ओके। ये रिएक्शन तुम लोगों ने पहले से देखी है। इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाया था तुम लोगों ने, ध्यान दो। तो यहां पे ये ग्राफ रहता है एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब सबसे पहले रिएक्शन में क्या दिख रहा है? तो सबसे पहले अपने पास था रिएक्टेंट, दिख रहा है। रिएक्टेंट की एनर्जी लेट अस से इधर की इधर थी, चलेगा, इधर की इधर रिएक्टेंट की एनर्जी है। फिर बाद में रिएक्शन में क्या हो रहा है? CH3Cl के ऊपर OH माइनस अटैक कर रहा है, बराबर। अब अटैक करने के लिए OH माइनस को एनर्जी लगेगी या उसको एनर्जी निकालनी पड़ेगी? लगेगी ना बे, वो किसी के ऊपर जाके अटैक कर रहा है, वो अटैक करने के लिए एनर्जी लगेगी, तो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। तो यहाँ पे एनर्जी ऐसे बढ़ गई। समझ में आ रहा है? ठीक है। एंड फिर बाद में जैसे ये बना और फिर ये बन रहा है, जैसे ये बन गया, देखो भाई इसमें ये ट्रांजिशन स्टेट है, इसमें कार्बन ऑलमोस्ट कितने बॉन्ड बना रहे हैं? हाइड्रोजन के 3, OH का 1, Cl का 1। कार्बन 5 बॉन्ड बनाएगा तो स्टेबल रहेगा क्या? तो अनस्टेबल है। समझ में आ रहा है? अनस्टेबल मतलब उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी जो है वहां पे क्या प्रेजेंट रहता है? ट्रांजिशन स्टेट। एंड फिर बाद में यहाँ पे ऑलमोस्ट बॉन्ड बन गया था, ऑलमोस्ट बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, तो फाइनली बॉन्ड बनेगा कंप्लीटली एंड बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। फिर वापस कार्बन कितने बॉन्ड बना रहे हैं? 4 बॉन्ड बनेगा कार्बन, तो स्टेबल बनेगा कि अनस्टेबल? स्टेबल बनेगा। तो एनर्जी बढ़नी चाहिए, कम होनी चाहिए? तो यहां से वापस एनर्जी कम हो गई। समझ में आ रहा है? ध्यान दो, रिएक्शन कोऑर्डिनेट मतलब क्या क्या था? ये क्या था बे? यहाँ पे क्या है? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये पहले रिएक्टेंट था यहाँ पे, तो दिस इज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये नीचे क्या बना? ये वाला पार्ट प्रोडक्ट बना। समझ में आ रहा है? तो दिस इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अब रिएक्शन कब स्टार्ट होगी? जब उसके पास ये इतनी एनर्जी रहे। ये समझो बे, अगर रिएक्शन में इतनी एनर्जी ही नहीं है तो OH माइनस अटैक कर पाएगा क्या?
OH माइनस अगर अटैक ही नहीं कर पाएगा तो रिएक्शन स्टार्ट हो पाएगी क्या? तो दिस इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज, पता है, एक्टिवेशन एनर्जी। वेरी नाइस। तो इसे क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। इसमें कोई दिक्कत? पक्का। एंड द गैप बिटवीन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज डेल्टा एच, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा है या कम है? कम है, मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो गई तो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की है या रिलीज की है? रिलीज की है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे डेल्टा एच, एनर्जी रिलीज हुई, तो डेल्टा एच शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक? क्योंकि रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है। ये समझ पा रहे हो? पक्का? ओके। अब ध्यान दो, ये बनाने की जरूरत नहीं है, ये हम लोग बाद में वापस बनाएंगे। तुम लोगों को ऊपर वाला ग्राफ बनाना है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे, तो a reaction always requires a minimum energy, बराबर, to start it. That energy is called as, क्या बोलते हैं उसको? एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आ रहा है? लोअर टेम्परेचर पे एक्टिवेशन एनर्जी, लोअर टेम्परेचर मतलब ब्लू वाला ग्राफ, लोअर टेम्परेचर पे एक्टिवेशन एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा थे या बहुत कम थे? कम थे। दिख रहा है? टेम्परेचर बढ़ाने से एक्टिवेशन एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स बढ़ गए या कम हो गए? बढ़ गए। समझ में आ रहा है? तो टेम्परेचर बढ़ाने से एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होती है क्या? ग्राफ देखो बे, अरे गधो, एक्टिवेशन एनर्जी यहां पे थी, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी एक्टिवेशन एनर्जी वहां पर ही है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो रही है क्या? नहीं हो रही है। समझ में आ रहा है? तो क्या चेंज हो रहा है? हाँ, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो रही है। ये समझ में आ रहा है? ये थियरी के ऐसे क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग आ सकते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या चेंज होता है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एक्टिवेशन एनर्जी। पहले अगर 10 मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी थी तो लेट से अभी 40 मॉलिक्यूल्स के पास है। समझ में आ रहा है? बट एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो रही है क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? तो लिख दो, मतलब वो ग्राफ ड्रॉ कर दो, ठीक है? बैठ, फर्स्ट बेंच पे बैठ। नहीं, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम लिखनी ही नहीं है, वो अभी बनाने की जरूरत नहीं है, वो जहां पे जरूरत है वहां पे बता दूंगा, ठीक है? चलो, लिख के हो गया, ग्राफ बना के हो गया, जल्दी बनाओ। वो ऊपर वाला ग्राफ सिर्फ बनाना है, नीचे वाला नहीं। वापस बोल रहा हुआ, एनर्जी प्रोफाइल वाला पार्ट मत लिखो, ठीक है? ये क्या चिट्ठी पास कर रहा है बे? क्या लिखा था उसके ऊपर? हाँ, अच्छा, हो गया। कितना मार्क्स आया है? इतना देख रहा है, रख दे, चल अंदर रख। ओके, नेक्स्ट देखो, हेडिंग लिखेंगे कोलिजन थियरी। हेडिंग लिखेंगे कोलिजन थियरी, ठीक है? ये हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ रहे हैं, ठीक है? हम लोग इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पढ़ के हो गए, उसमें जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, थर्ड फर्स्ट ऑर्डर, याद आ रहा है कुछ? वो सब देखा था, उनके ग्राफ्स एंड एवरीथिंग। फिर बाद में टेम्परेचर चेंज करने से रिएक्शन का रेट डबल हो गया, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से डबल हुआ, ट्रिपल हुआ, वो सब क्वेश्चन किए थे। बाद में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टेम्परेचर स्टार्ट किया। टेम्परेचर में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ता है। समझ में आ रहा है? एंड कितने फैक्टर से बढ़ता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोएफिशिएंट। फॉर एवरी 10 डिग्रीज द फैक्टर बाय विच रेट इंक्रीजेस इज कॉल्ड एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट। आज हम लोगों ने पहले पढ़ा कि टेम्परेचर बढ़ाने से एक्चुअल में क्या चेंज होता है। समझ में आ रहा है? तो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एक मिनिमम एनर्जी लगती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। टेम्परेचर बढ़ाने से एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होती है क्या? नहीं होती। तो क्या चेंज होता है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एक्टिवेशन एनर्जी। समझ पा रहे हो? ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि टेम्परेचर चेंज करने से और क्या चीजें होती है, ठीक है? उसमें हम लोग कौन सी थियरी पढ़ रहे हैं? तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कोलिजन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। समझ में आ रहा है? तो रिएक्शन होने के लिए दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड होने चाहिए, और क्या? तो इसमें हम लोग एक सिंपल रिएक्शन देखने वाले हैं, AB प्लस C
गिविंग अस AC प्लस B, ठीक है। दिस इज अ एलिमेंट्री रिएक्शन, एक सिंगल स्टेप की एलिमेंट्री रिएक्शन है। अब एलिमेंट्री रिएक्शन होगी तो इसका रेट लॉ कैसे लिखते हैं? रेट इज इक्वल टू, बातें माता, रेट इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AB इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C रेज टू 1 लिखने की जरूरत नहीं है वैसे। यहां पे हम लोगों को ऑर्डर कैसे पता चली? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर इज इक्वल टू, याद है ऐसे कुछ? ओके, रेट डिपेंड्स ऑन RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी रहती है? स्लो स्टेप, ठीक है। ओके, अब ध्यान दो भाई, तो ये अपना नॉर्मल रेट लॉ। अब हम लोग यूज करने वाले कोलिजन थियरी। कोलिजन थियरी का पॉइंट नंबर 1, रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड ऑन, रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड ऑन, नाम में है भाई कोलिजन थियरी, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड ऑन नंबर ऑफ कोलिजन। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। पहली बात, अगर किसी एक रिएक्शन होते वक्त 1 लीटर में 10 कोलिजन हो रहे हैं एंड दूसरे किसी कंटेनर में 1 लीटर में 100 कोलिजन हो रहे हैं, कहाँ पे रिएक्शन फास्ट होगी? 10 कोलिजन है 100 कोलिजन, 100 कोलिजन, जितने कोलिजन होंगे उतने मॉलिक्यूल इजीली रिएक्ट कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो कैन आई से दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू Z, ठीक है, वेयर Z इज व्हाट? अरे तुम लोगों को हेडिंग दिखती है, रीड करते हो तो Z इज व्हाट? हाँ, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम, बराबर, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम, लकड़ा वाला एंड विराज। अब नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट में कितने कोलिजन्स होते हैं, अब वो जरा काउंट करना सीखते हैं। ध्यान दो, पहली बात, हम लोगों को केमिकल काइनेटिक्स में क्या दिया रहता है? तो स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब उसका मीनिंग क्या रहता है? कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन दिया रहता है, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन से नंबर ऑफ कोलिजन्स निकालने हैं, ध्यान देंगे। लेट अस से कि मेरे पास AB एंड C, ठीक है, इनके एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल AB का, एक मॉलिक्यूल C का, कितने कोलिजन्स होंगे? एक ही होगा। लेट अस से मेरे पास AB के 2 मॉलिक्यूल है, C के 2 मॉलिक्यूल्स है, कितने कोलिजन्स होंगे? AB के 2 मॉलिक्यूल्स है, C के 2 मॉलिक्यूल्स है, कितने कोलिजन हो सकते हैं? हो सकते हैं 4। देखो, ये AB इस C के साथ कोलाइड हो सकता है, ये AB नीचे वाले C के साथ कोलाइड हो सकता है, नीचे वाला AB नीचे वाले C के साथ कोलाइड हो सकता है, एंड नीचे वाला AB ऊपर वाले C के साथ कोलाइड हो सकता है। कितने कोलिजन हो रहे हैं? दिख रहे सबको? लेट अस से मेरे पास 3 AB 3 C, जरा कलर चेंज करते हैं, 3 AB एंड 3 C है, कितने कोलिजन्स पॉसिबल है? 9। यस, देखो भाई, पहला AB पहले C के साथ, पहला AB दूसरे C के साथ, पहला AB तीसरे C के साथ, दूसरा वाला पहले के साथ, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, तीसरा वाला पहले के साथ, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, टोटल कितने कोलिजन्स पॉसिबल हो रहे हैं? 9। समझ में आ रहा है? वैसे ही अगर मेरे पास 4 AB एंड 4 C, 16, बराबर, समझ पा रहे हो? ओके, नंबर ऑफ कोलिजन इज इक्वल टू, हाँ, नंबर ऑफ AB इंटू, समझा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना भाई, एक था तो 1 into 1 1, 2 into 2 4, 3 into 3 9, 4 into 4 16, नंबर ऑफ कोलिजन्स पॉसिबल, ठीक है। ओके, तो वी कैन से दैट वेयर Z is number of molecules of AB into number of molecules of C, ठीक है। बट अभी एक दिक्कत है, काइनेटिक्स के क्वेश्चन में क्या दिया रहता है? कॉन्सेंट्रेशन। अपने को क्या चाहिए? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। समझ में आ रहा है? ओके, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर, सिंस व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉन्सेंट्रेशन?
नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन, ओके। यहाँ पे हम लोगों ने वॉल्यूम कितना लिया है? 1 यूनिट वॉल्यूम लिया है ना भाई। यूनिट वॉल्यूम मतलब कितना हो गया? 1। तो वॉल्यूम इज 1 लीटर, समझ में आ रहा है? तो वी कैन से दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AB is equal to number of moles of AB. But again, we don't want number of moles of AB. What do we want? Number of molecules of AB. How to convert moles into number of molecules? वो number of moles का फॉर्मूला है, into Avogadro's number मल्टीप्लाई करने का, ठीक है? मतलब Na को वहां पे सिर्फ लेके जाना था। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर चाहिए रहेंगे तो क्या करना होता है? एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करना रहता है। तो therefore number of molecules of AB is, ये सबको पता है ना बे, नंबर ऑफ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करने का? एवोगाड्रोस नंबर से, समझे? तो क्या मिलता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में किया था, 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 × 10⁻23, ठीक है? तो बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AB इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AB। वाई? बिकॉज वॉल्यूम इज 1 लीटर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ AB क्या बन गया? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AB इनटू एवोगाड्रोस नंबर। वैसे ही सिमिलरली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ C, ये क्या बनेगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू Na। अरे सिमिलरली मतलब सेम टू सेम होगा ना सब कुछ। वहां पे भी concentration of C is equal to number of moles of C upon volume in liter, where volume is 1. So number of moles of C is nothing but concentration of C, and number of molecules of C will become number of moles of C into Avogadro's number. तो concentration of C into Avogadro's number वापस लिखने की जरूरत नहीं है ना। ये दोनों number of molecules of AB and number of molecules of C अगर मैं ऊपर वाले फॉर्मूला Z में पुट कर दूं तो Z का फॉर्मूला क्या बनेगा? Therefore Z is equal to okay concentration of AB into concentration of C into Na का स्क्वायर। डायरेक्ट लिखूंगा, चलेगा? इसमें कोई दिक्कत? ओके। तो Z इतना आया एंड Z के ऊपर क्या लिखा था? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z। बाद में हम लोगों ने Z निकाला, समझे? तो देयरफॉर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of AB into concentration of C into Na स्क्वायर। ये पहला पॉइंट समझ में आ रहा है कोलिजन थियरी का? ओके। ये पूरी थियोरेटिकल थियरी, मतलब इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं। इसमें हम लोग फॉर्मूला लिखने वाले हैं बट उसके क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है? सिर्फ थियरी आती है, तो जरा टेंशन मत लेना। लिखो, जल्दी करो, बाद में और 2 पॉइंट्स है। या फिर एक काम करता हूँ, पहले बाकी के पॉइंट्स भी कवर कर लेते हैं, फिर बाद में लिखते बैठना। ओके। तो नेक्स्ट, सेकंड, अब देखो भाई, नॉट ऑल कोलिजन्स रिजल्ट इन सक्सेसफुल रिएक्शन। वाई? ठीक है, ध्यान देंगे। लेट अस से कि 2 मॉलिक्यूल्स है ऐसे एंड वहाँ कैसे कोलाइड हुए, क्या लगता है रिएक्शन होगी? या 2 मॉलिक्यूल्स है आके कोलाइड हुए, किस में रिएक्शन होगी? फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में? ओके, दोनों में नहीं होगी, किसी एक में होगी। तो पहले वाले में होगा या दूसरे वाले में होगा? दूसरे वाले में क्यों? हाँ, एनर्जी ज्यादा है। अरे बराबर ना, समझो कि तुम रास्ते से चलते जा रहे हो एंड तुम लोगों ने किसी को मतलब धक्का लग गया, आराम से चल के जा रहे हो एकदम एंड धक्का लगा। होता है कैसे? फटाक से मार वार देता है क्या वो सामने वाला? नहीं ना भाई। बट अगर तुम लोग एड़े जैसा भाग भाग के जा रहे हो और उसको धक्का लग गया, तब मार खाओगे। अंतर है ना दोनों में, बराबर है? तो रिएक्शन कब होती है? जब एनर्जी रहे, स्पेसिफिक एनर्जी रहे, समझ में आ रहा है? एंड दैट स्पेसिफिक एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। तो कौन से कोलिजन्स रिएक्शन में कन्वर्ट होंगे? ओनली द कोलिजन्स हैविंग, ये समझ में आ रहा है कुछ? पक्का? ओके। तो लिखो इसमें नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर इफेक्टिव कोलिजन, हेडिंग लिखते हैं इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन्स
ठीक है, इसमें लिखो नॉट ऑल कोलिजन्स, नॉट ऑल कोलिजन्स, नॉट ऑल कोलिजन्स results in, not all collisions results in successful, not all collisions results in successful reactions, ठीक है, successful reaction, not all collisions results in successful reaction, only the collisions having activation energy, only the collisions having activation energy results in reaction, only the collisions having activation energy results in reaction, ठीक है। तो fraction of molecules having activation energy EA, ठीक है, ध्यान देंगे, is given by e raised to minus EA by RT, ठीक है, ये सिर्फ पता रहना चाहिए। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए हुए e raised to minus EA by RT रिप्रेजेंट्स, तो क्या रिप्रेजेंट करता है ये? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एक्टिवेशन एनर्जी। अब ध्यान दो, लेट अस से कि किसी कंटेनर में 100 कोलिजन हो रहे हैं, कितने कोलिजन हो रहे हैं, एंड उसमें 0.1 फ्रैक्शन जो है उसके पास ही एक्टिवेशन एनर्जी की एनर्जी है, समझ में आ रहा है? तो कितने कोलिजन्स रहेंगे जो रिएक्शन में कन्वर्ट होंगे? वापस एक बार, एक कंटेनर में कितने कोलिजन हो रहे हैं एंड उसमें से कितने फ्रैक्शन के पास एक्टिवेशन एनर्जी है, तो कितने कोलिजन रिएक्शन में कन्वर्ट होंगे? 10। कितने होंगे? 10। अरे बराबर ना बे, 100 में 100 का 0.1 फ्रैक्शन मतलब कितना होता है? 10 होता है, समझ पा रहे हो? पक्का? ओके, तो वी कैन से दैट rate of reaction is directly proportional to Z, but not all Z's converts in reaction. तो Z को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 0.1 से नहीं कर दो। फ्रैक्शन हैविंग EA से, फ्रैक्शन हैविंग EA का फॉर्मूला क्या है? अरे समझा क्या? वापस एक बार ध्यान दो, कितने कोलिजन हो रहे थे बट कितने फ्रैक्शन के पास एक्टिवेशन एनर्जी है, तो टोटल कोलिजन कितने हो गए? 10, जो कि रिएक्शन में कन्वर्ट होंगे, समझे? तो रेट डिपेंड्स ऑन Z इनटू फ्रैक्शन हैविंग एक्टिवेशन एनर्जी, समझे ना? वो मल्टीप्लाई करके 10 मॉलिक्यूल्स का हो रहा है, ठीक है? ओके, तो यहां पे ये अपना सेकंड पॉइंट हो गया, ठीक है? ओके, एंड थर्ड पॉइंट, प्रोबेबिलिटी फैक्टर और ओरिएंटेशन फैक्टर। अब ध्यान दो बे, अब मॉलिक्यूल से पास कभी कभार है ना एक्टिवेशन एनर्जी भी रहती है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी वाले मॉलिक्यूल कितने रहते हैं? 10, बट फिर भी 10 के 10 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट नहीं कर पाते, समझ में आ रहा है? तो इसका रीजन क्या हो जाता है? प्रोबेबिलिटी फैक्टर या फिर ओरिएंटेशन फैक्टर। अब ध्यान देंगे, ये हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया है अभी थोड़ी देर पहले। अब देखो बे, रिएक्शन किसकी हो रही है? AB की किस साथ रिएक्शन हो रही है? C के साथ, गिविंग अस व्हाट? AC प्लस B, बराबर। अब अपने को AC बनाना है। AC बनाने के लिए अगर C ऐसे जाके कोलाइड हुआ, रिएक्शन होगी क्या? नहीं होगी, समझ में आ रहा है? क्योंकि AC बनाने के लिए C को किसके साथ कोलाइड होना चाहिए? A के साथ कोलाइड होना चाहिए। अब कहाँ पे हो रहा है कोलिजन? B पे। तो ये करेक्ट है, ओरिएंटेशन है क्या? नहीं। अब उसी बदले अगर ये ऐसे रहता, C प्लस AB एंड C जाकर A से कोलाइड हो रहा है, अब रिएक्शन होगा क्या? होगा, बराबर। तो यहाँ पे कितने टाइप का कोलिजन हो पॉसिबल है? 2 टाइप के। 2 में से कितने कोलिजन सक्सेसफुल रहेंगे? 1, समझ में आ रहा है? इसे बोलते हैं ओरिएंटेशन फैक्टर। वो प्रॉपर्ली ओरिएंट करके कोलाइड होना चाहिए। B के साथ कोलाइड होगा तो रिएक्शन होगी क्या? नहीं। बट A के साथ होगी क्या? होगी। तो यहाँ पे गिविंग अस AC प्लस C, ये रिएक्शन होगी, ठीक है? ये रिएक्शन होगी, फॉलोड
तो हाँ बी बी ठीक है, हाँ AC प्लस बी, ठीक है। तो ये रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फैक्टर कितना हुआ 50% या फिर 0.5, समझ पा रहे हो। तो टोटल 10 में से कितने कोलिजन्स रिएक्शन में कन्वर्ट होंगे 5, क्योंकि 2 में से 1 होगा फॉलोड, पक्का। ओके, तो फाइनली देखो रेट हम लोगों ने अभी तक क्या लिखा, रेट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू Z इंटू ई रेस टू माइनस ए बाय आर टी। प्रोपोर्शनलिटी निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को हम लोगों ने क्या बोला, वेयर P इज व्हाट, आल्सो कॉल्ड एज फॉलोड, इनटू Z इंटू ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे Z का ऊपर हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था, तो Z इज इक्वल टू व्हाट, Z इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, नहीं तो एक काम करते हैं Na का स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AB इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी फॉलोड। तो ये अपना फाइनल रेट का फॉर्मूला आ गया। एंड वैसे ही हम लोगों ने एकदम ऊपर रेट लॉ लिखा था। रेट लॉ क्या था इस रिएक्शन का, देखो जरा ऊपर जाके चाहिए तो, रेट इज इक्वल टू हाँ के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी इंटू सी, बराबर। ओके, इक्वेटिंग दीज टू इक्वेशंस, दोनों रेट की इक्वेशंस है, तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या मिल रहा है, के इज इक्वल टू पी एन ए स्क्वायर इंटू ई रेस टू माइनस ए बाय आर टी, ये दिखा, पक्का। ओके, तो देयरफॉर k is equal to p into n स्क्वायर इंटू ई रेस टू माइनस ई ए बाई आर टी, ठीक है। ओके, एक छोटी सी चीज, ध्यान दो बे, यहां पर ये P क्या है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, ये नीचे लिख देना प्रोबेबिलिटी फैक्टर। ये e रेस टू माइनस ए बाय आर टी क्या है, हाँ फ्रैक्शन हैविंग एक्टिवेशन एनर्जी E है, बराबर। एंड एन स्क्वायर इंटू ए बी इंटू सी, ये क्या था, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये समझ में आ रहा है। जेई में तक इनके सिर्फ मीनिंग्स के क्वेश्चन आए हुआ है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं आने वाला, इसके ऊपर ये ऐसे ही आएगा क्वेश्चन, समझ में आ रहा है, पक्का। ओके, इसमें थियोरी के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से सारा एक साथ तुम लोग देख नहीं पाओगे, अरे रे। ओके, अब ठीक है, बाद में थोड़ा हो जाएगा तो ऊपर कर लेना। चलो, हो गया होगा। नेक्स्ट, अब लिखेंगे अरेनियस इक्वेशन। चलो, अब सब जन यहाँ पे देखेंगे अडानी। अब अरेनियस इक्वेशन इज k इज इक्वल टू a इंटू ई रेस टू माइनस ई ए बाई आर टी। ये एक दिन अरेनियस ने ऐसे उठ के हवा में से निकाल के दी थी, ठीक है, हाँ, ऐसे डायरेक्ट। अब ये इक्वेशन निकालने के लिए अरेनियस ने क्या किया था, ध्यान दो भाई। हाँ, बाय द वे, अभी हम लोगों ने और एक इक्वेशन देखी, k इज इक्वल टू p इंटू एन ए का स्क्वायर इंटू ई रेस टू माइनस ई ए बाई आर टी, बराबर है। ये दोनों इक्वेशन सेम दिख रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम ही है। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन, फ्रॉम दिस टू इक्वेशन, a इज इक्वल टू पी एन स्क्वायर दिख रहा है। ओके, तो ध्यान दो भाई, तो पहली इक्वेशन कौन सी आई,
अरेनियस इक्वेशन या कोलिजन थियरी? अरेनियस इक्वेशन। पहले क्या आया? अरेनियस इक्वेशन। अरेनियस इक्वेशन एकदम मस्त काम करती थी, बट कहाँ से ही पता था क्या? नहीं, तो लोगों ने सोचना स्टार्ट किया एंड सोचते सोचते नई थियरी निकाली। कौन सी? कोलिजन थियरी। अरेनियस आ गया ना पहले, उसके बाद कोलिजन थियरी। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये समझा। तो अब अरेनियस ने ये कैसे निकाला, ध्यान दो। अरेनियस ने क्या किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट किए। देखो बात समझे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट किए एंड के एंड टी अलग अलग टेम्परेचर पे प्लॉट किया। तो किसी टेम्परेचर पे T1 पे K1 मिला, किसी टेम्परेचर T2 पे K2 मिला, किसी टेम्परेचर T3 पे K3, T4 पे K4। ठीक है, फिर बाद में इनको प्लॉट करने की कोशिश की। प्लॉट किया K वर्सेस T, ऐसा कुछ आ रहा है। मजा आ रही है क्या? देखो रिलेशन कब मिलता है पता है? जब स्ट्रेट लाइन रहे। ये मिल रहा है क्या स्ट्रेट लाइन? नहीं मिल रहा है तो सही नहीं लग रहा है। समझ पा रहे हो? पक्का? ये कैसे जा रहा है बाय द वे? हाँ, ऐसा जा रहा है, मतलब कुछ तो रिलेशन है, बट अभी अपने को पता। अब कर्व को नॉर्मल करने के लिए लेट अस से उन्होंने ln के प्लॉट करके देखा। समझ पा रहे हो? ln के जब प्लॉट किया मजा नहीं आया, कुछ तो ऐसा कुछ आ रहा है, कुछ है रिलेशन। तो ln के बदले, मतलब ln के साथ उन्होंने 1/t करके देखा। समझ पा रहे हो? एंड फिर ग्राफ जो मिला वो ऐसे मिला। सही लग रहा है? ये सही लग रहा है, स्ट्रेट लाइन आ गई। समझा? तो k एंड t इनके बीच में कौन सा रिलेशन है? ln k वर्सेस 1/t वाला। ये फॉलो हुआ सबको? पक्का? ओके, तो ये जो ग्राफ आया वो ऐसे मस्त स्ट्रेट लाइन वाला आया, मजा आ गई। ठीक है, अब ध्यान दो, ये ग्राफ कौन सा है? स्ट्रेट लाइन का है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे रहती है? y इज इक्वल टू mx प्लस, ओके, y की वैल्यू यहाँ पे क्या है? ln के, ओके, x की वैल्यू 1/t, m जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है। फिर बाद में इन्होंने बहुत सारे रिएक्शंस के लिए, ठीक है, m को ऑब्जर्व किया एंड फिर पता चला m जो है वो क्या है? वो पहली तो नेगेटिव है, मतलब माइनस है, एंड उसकी वैल्यू क्या है? A/r। क्या आ रही है? A/r आ रही है। ठीक है, प्लस फिर बाद में ये जो c है वो हर जगह पे ऐसा कुछ आएगा c, जिसको उन्होंने बोला अभी इसको कुछ तो नाम देना पड़ेगा। ये कांस्टेंट आ रहा है हर रिएक्शन के लिए, तो इन्होंने इसको बोल दिया ln ऑफ a। a फॉर यही जरूरत है। अब क्या पढ़ रहे थे? क्या पढ़ रहे? ये हराम करो। अरेनियस थियरी बराबर। तो a मतलब अरेनियस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट आ रहा है हर एक रिएक्शन के लिए, तो उन्होंने उसको अपना नाम चिपका दिया ln a, वेयर a इज व्हाट? अरेनियस कांस्टेंट। ठीक है, चुप है। अब ध्यान दो, तो यहां पे तो ये हमारी इक्वेशन बन गई विच इज ln k इज इक्वल टू, चुप है, ln a माइनस EA बाय RT। इधर तो कोई दिक्कत? ये समझे? ठीक है, ये इक्वेशन उनको ओरिजिनली आई, फिर बाद में उन्होंने बोला ये ln वाले में मजा नहीं आ रहा है, तो ln को निकालना पड़ेगा। कैसे निकाले? बाय टेकिंग एंटी ln, लॉग नहीं रहे, एंटी ln। ln मतलब पूरा लॉग को ही निकालना है। ln मतलब क्या रहता है? लॉग टू द बेस e, तो उसको निकाल देना है। समझ में आ रहा है? तो ln को निकालने के लिए क्या यूज करेंगे? एंटी ln, टेकिंग एंटी ln ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, तो एंटी ln ऑफ ln के क्या हो जाएगा? ध्यान दो, एंटी ln ऑफ ln के बचेगा, ln एंटी ln कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे चाहिए तो लिख देना टेकिंग एंटी ln, टेकिंग एंटी ln। अब एंटी ln जब लेंगे तो यू विल हैव k इज इक्वल टू एंटी ln ऑफ a
ए, समझे? अब देखो बे, इसको मैं ऐसे लिख सकता था, चलेगा, प्लस माइनस माइनस ही होने वाला है, ठीक है। लॉग में जब एडिशन होती है तो ओरिजिनल इक्वेशन में क्या होना चाहिए? मल्टीप्लिकेशन। जब ओरिजिनल इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन रहता है और हम लोग लॉग लेते तो ऐड करते हैं। अब हम लोग उल्टा जा रहे हैं, लॉग से ओरिजिनल इक्वेशन की तरफ जा रहे हैं, तो लॉग में अगर एडिशन है तो ओरिजिनल इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, तो इनटू, ठीक है। अब इस चीज का अगर मुझे एंटीएलएन लेना है, एंटीएलएन मतलब क्या रहता है? हाँ, ई टू दैट पावर, समझ में आ रहा है? ओके, तो ये नंबर जो है पूरा का पूरा वो ई रेस टू में चला जाएगा, तो ई रेस टू क्या बनेगा? माइनस ए बाय आर टी, ये समझे? तो अरेनियस ने ये इक्वेशन कहां से निकाल के दी थी? प्रैक्टिकल डेटा से। मतलब उनका उसका उसके पास मतलब ऐसे कुछ प्रूफ नहीं था, लॉजिकल थियोरेटिकल प्रूफ नहीं था, समझ में आ रहा है? उन्होंने क्या यूज किया? ऐसे प्रैक्टिकल डेटा यूज किया एक्सपेरिमेंट का, उसको प्लॉट किया एंड फिर उसके ग्राफ से ये इक्वेशन निकाली, फॉलोड, ठीक है। बट फिर बाद में वही लोगों का सवाल रहता है कि तो ये काम कैसे कर रही है, तो वो काम कैसे कर रही है वो निकालने के लिए हम लोगों ने कौन सी थियरी निकाली? कोलिजन थियरी। समझ पा रहे हो? कोलिजन थियरी में 3 पार्ट थे। पहला पार्ट क्या था? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। बट नॉट ऑल कोलिजन्स रिजल्ट इन सक्सेसफुल रिएक्शन, व्हाई? बिकॉज मॉलिक्यूल्स शुड हैव एक्टिवेशन एनर्जी, तो द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एक्टिवेशन एनर्जी इज गिवन बाय e raised to माइनस ए बाय आर टी, समझ में आ रहा है? तो ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स रहता है एंड फिर बाद में ये क्या बोलते हैं उसको, फिर भी ऑल द कोलिजन्स हैविंग एक्टिवेशन एनर्जी डज नॉट रिजल्ट इन सक्सेसफुल रिएक्शन, व्हाई? बिकॉज ओरिएंटेशन फैक्टर, ठीक है। तो द मॉलिक्यूल्स शुड बी प्रॉपर्ली ओरिएंटेड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, और उसका सिंबल P, समझे? ओके, एंड उसी सब थियरी को उन्होंने ऐसे डायरेक्ट प्रैक्टिकली दिया था, अरेनियस इक्वेशन, ठीक है। लिख दो, ग्राफ एंड ऑल में कुछ दिक्कत रहेगी तो पूछ लेना। चले चलो, अब नेक्स्ट लिखो, रिलेशन बिटवीन K with respect to EA and T, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विथ T, टेम्परेचर। बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन का रेट बढ़ता है। अब रिएक्शन का रेट बढ़ रहा है मतलब रेट कांस्टेंट के बढ़ना चाहिए, ठीक है। अब वो यहाँ से हम लोग प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ध्यान दो। तो सबसे पहले फॉर्मूला एक बार याद दिला देता हूँ। फॉर्मूला क्या है? K इज इक्वल टू A इंटू ई रेस टू माइनस ए बाय आर टी। समझ पा रहे हो फॉर्मूला? अब ध्यान देंगे। तो अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से 1/T, टेम्परेचर बढ़ाने से 1/T बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा, ओके। अब 1/T अगर कम होगा तो ई ए बाय आर टी ये भी कम होगा, ओके। अगर ये नंबर कम हो गया तो माइनस ई ए बाय आर टी, हाँ बढ़ेगा। पॉजिटिव में जो नंबर छोटा रहता है नेगेटिव में वही बड़ा हो जाता है, ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। अब अगर ये नंबर माइनस ए बाय आर टी बढ़ गया तो ई रेस टू माइनस ए बाय आर टी भी बढ़ेगा। अब ई रेस टू माइनस ए बाय आर टी अगर बढ़ गया, ध्यान दो, तो के की वैल्यू
ना, मतलब k इज इक्वल टू a इंटू ई रेस टू माइनस ए बाई आर टी। अगर माइनस ए बाई आर टी अगर बढ़ गया, मतलब ई रेस टू माइनस ए बाई आर टी बढ़ गया तो k भी बढ़ेगा। अगर रेट कांस्टेंट मतलब k बढ़ रहा है तो रेट भी, बिकॉज रेट इज इक्वल टू k इंटू समथिंग। याद है रेट का फॉर्मूला k इंटू समथिंग रहता है, तो k बढ़ गया तो रेट भी बढ़ेगा। ये समझ पा रहे हो? ये हम लोगों ने बाद में से जो पढ़ा है शुरुआत से कि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से रेट बढ़ता है, कोलिजन बढ़ते हैं, वो उसका मैथमेटिकल प्रूफ है। मैथमेटिकली इसको अगर प्रूव करना है तो ऐसे करेंगे। थ्योरेटिकली टेम्परेचर बढ़ने से क्या बढ़ता है? थियरी में टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बढ़ती है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेंगे? नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे, हैविंग एक्टिवेशन एनर्जी। वापस एकदम शुरुआत में, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से नंबर ऑफ कोलिजन्स हैविंग एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ती है। समझ में आ रहा है? एंड जिसकी वजह से रिएक्शन का रेट भी बढ़ता है। ठीक है। एंड अगर मैथमेटिकली पूछा तो ये ऐसा कुछ, समझे? चलो ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ, ध्यान दो, ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ k वर्सेस t। ठीक है। अब बताओ भाई k एंड t इनके बीच में रिलेशन कैसा है? k एंड t इनके बीच में रिलेशन कैसा है? वो उधर फॉर्मूला है, ध्यान दो, फॉर्मूला देखो। हाँ कैसा है? अरे गधो फॉर्मूला देखो एंड मुझे रिलेशन बताओ। k एंड t टेम्परेचर, इनके बीच में रिलेशन कैसा है? हाँ नहीं, हाँ एक्सपोनेंशियल रिलेशन है। कैसा है? एक्सपोनेंशियल। नहीं किधर बताया तूने? बोल रहा था। ठीक है चलो। अब k एंड t के बीच में एक्सपोनेंट का रिलेशन है, मतलब ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन का आने वाला है क्या? ये कैसा ग्राफ आएगा? कर्व आएगा। समझ में आ रहा है? अब टेम्परेचर बढ़ाने से k बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है, तो ऐसा बढ़ेगा क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? क्योंकि एक्सपोनेंशियल है। अब ऐसा नहीं बढ़ेगा तो ऐसा बढ़ेगा क्या? नहीं। कैसा बढ़ेगा? ऐसा बढ़ेगा। एक्सपोनेंट का ग्राफ हमेशा धीरे से बढ़ता है एंड फिर बाद में एकदम आगे एकदम मस्त में बढ़ता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये ऐसे बढ़ेगा, ऐसे। अब ये इंफिनिटी पे जाएगा क्या? चलो देखते हैं भाई। ठीक है। मतलब क्वेश्चन, विल इट टच इंफिनिटी? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? टेम्परेचर बहुत बढ़ाने से k की वैल्यू इनफाइनाइट हो सकती है क्या, वो देख रहे हैं। ठीक है। सब जन ध्यान देंगे। तो व्हेन टेम्परेचर, क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ k व्हेन टेम्परेचर इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। ये देखो भाई इनफाइनाइट टेम्परेचर होता नहीं है, मैक्सिमम मतलब वही 6000 केल्विन, 7000 केल्विन, सूरज उसका जो टेम्परेचर रहता है वैसा। ठीक है। तो अभी यहाँ पे टेम्परेचर इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, व्हेन टेम्परेचर इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। ठीक है। EA by RT will tend towards, EA by RT will tend towards anything upon infinity। अरे ये मैथ्स पढ़ते हो क्या थोड़ा बहुत? ओके। R इंटू इन्फिनिटी, R इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। EA अपॉन मतलब 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, EA अपॉन इन्फिनिटी 0, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड। ठीक है, मतलब नॉट डिफाइंड। हाँ करेक्ट। तो ई अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है? 0। ठीक है, समझाइए। अब नेक्स्ट, तो ई रेस, हाँ तो बाय द वे अगर 0 है तो माइनस अगर लगा दूं तो -0 कुछ रहता है क्या? नहीं, तो वो भी 0 हो गया। तो ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी जो है वो बन रहा है अभी ई रेस टू 0। एनीथिंग रेस टू 0 बिकम्स, तो ये 1 है। तो व्हेन टेम्परेचर इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, सॉरी व्हेन टेम्परेचर इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, ई रेस टू माइनस ई अपॉन आर टी टेंड टुवर्ड्स 1, ये 1 की तरफ जाएगा। अब ये अगर 1 में ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर दूं तो व्हेन टेम्परेचर इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, देयरफॉर व्हेन टेम्परेचर इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, k इज इक्वल टू a इंटू 1 ना बे, तो k इज इक्वल टू a।
तो जब टेम्परेचर इंफिनिटी की तरफ जाएगा, अपना के इंफिनिटी की तरफ जा पाएगा क्या? नहीं, वो कहां पे आके रुक जाएगा? ए पे। इन्फिनिट कौन बोल रहा है अभी? कौन कर रहा है ये? अब तो व्हेन टेम्परेचर टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी, ए टेंड टुवर्ड्स, सॉरी के टेंड टुवर्ड्स, ये समझिए क्या? पक्का हेवी नहीं हो रहा है ना? लिख दो। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर जब आओगे, काइनेटिक्स, इक्विलिब्रियम दोनों वाले हैं, केमिकल एंड आयनिक, ठीक है, एंड काइनेटिक्स, इन सब के फॉर्मूलाज तुम लोगों को बाय हार्ट रहने चाहिए। काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, 3 चैप्टर्स, सारे फॉर्मूलाज बाय हार्ट। मैं हर एक को एक ही चांस मिलेगा, 2 चांस एंड ऑल, कुछ नहीं। कोई भी एक रैंडम फॉर्मूला तुम लोगों को पूछा जाएगा, आंसर दे पाए तो तुम लोग लेक्चर को बैठोगे, नहीं तो बाहर जाओगे, ठीक है। लिख के रखना, मतलब बाद में बोलना मत कि मैं भूल गया या फिर कुछ, ठीक है। और अगर नेक्स्ट लेक्चर कोई एब्सेंट रहा तो मैं वो भी काउंट करूंगा और उसके अगले लेक्चर बाहर भेजूंगा वापस, ठीक है। तो यहाँ पे आने का, नहीं आया तो यहाँ से घर पे जाने का, बट ऐसे बोलने का नहीं, करे नहीं किया तो मैं नहीं आ रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो याद से, मतलब फॉर्मूलाज बाय हार्ट करके आ रहे हैं। काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, वैसा। हो गया। अब देखो बे, नेक्स्ट, रुको बे, हेलो, 5 मिनट में आता हूँ, 5 मिनट, 2 मिनट में आता हूँ। हाँ, अब ध्यान दो, सेकेंड इज एक्टिवेशन एनर्जी। हाँ, वो इरेज नहीं कर रहा हूँ, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अब एक्टिवेशन एनर्जी ध्यान देंगे, सुनो, किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी हाई रहेगी तो वो फास्ट रिएक्ट कर पाएगा, या लो रहेगी तो वो फास्ट रिएक्ट कर पाएगा ना। रिएक्शन अगर एक्टिवेट होने में बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है तो बहुत स्लो रिएक्शन होगी, एंड अगर कोई रिएक्शन एकदम इजीली एक्टिवेट हो जाती है तो बहुत फास्ट रिएक्ट करेगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी शुड बी हाई और लो। ये समझ में आ रही है? थियरी के क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ठीक है। अब मैथमेटिकली उसको प्रूव करते हैं, ध्यान दो। अब ये हाई वाला सोचते हैं, ठीक है, चलेगा। तो ये अगर बहुत हाई रहा, ये अगर बढ़ गया, ठीक है, अरे ध्यान दो, ये अगर बढ़ गया तो ये बाय आर टी भी बढ़ेगा। ये बाय आर टी अगर बढ़ गया तो माइनस ये बाय आर टी क्या होगा? कम होगा। माइनस ये बाय आर टी अगर कम हो गया तो ई रेस टू माइनस ये बाय आर टी कम होगा। अब ई रेस टू माइनस ये बाय आर टी अगर कम हो गया तो के कम होगा, एंड रेट भी कम होगा। ये समझे? तो यहाँ पे लिख देना बे, reactions having high activation energies are reactions having high activation energy react slower, ठीक है, या फिर have slow rate of reaction, ठीक है। इसमें एक पॉइंट लिख देना, टेम्परेचर का हम लोगों ने बहुत कुछ लिखा है, ठीक है। इसमें ई में लिखो reactions having high activation energy have slow rate of reaction, ठीक है, have slow rate of reaction, ठीक है। ओके, लेट्स टेक अ ब्रेक टिल 45। मैं चाय पी के आया।
चलो हेडिंग लिखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नहीं क्यों? ओह थैंक यू, हैप्पी बर्थडे। इतनी बड़ी रोशन सर के साथ शेयर करूँगा। हाँ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। चलो ध्यान देंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या है? ln of k is equal to ln of a minus ea by rt। सब जन यहाँ पे देखेंगे, अभी बातें बंद, चैप्टर कंप्लीट करना है अभी। ध्यान दो, अब when temperature is T1, K becomes K1, and when temperature is T2, K becomes K2। ठीक है, ध्यान देंगे यार। बाकी सारी चीजें यहाँ पे कांस्टेंट है, A अरेनियस कांस्टेंट, A एक्टिव। अच्छा नहीं दिखता है, मैं अभी कुछ बोल दूंगा अच्छा लगेगा ऐसे सबके सामने, अच्छा बट मैंने देखा नहीं ना, मैंने तुझे ही देखा ना अभी। ठीक है, चॉइसेस चेंज हो जाएंगी अब कुछ भी मत किया करो। अब तो यहाँ पे ये एक रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कांस्टेंट रहती है। अगेन हम लोगों ने पहले ही देखा, टेम्परेचर चेंज करने से एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होती है क्या? नहीं होती। समझ में आ रहा है? तो टेम्परेचर चेंज करने से एक्टिवेशन एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। अरेनियस कांस्टेंट कांस्टेंट, आर गैस कांस्टेंट कांस्टेंट है, वो कुछ चेंज होने वाला है क्या? तो टेम्परेचर चेंज करने से क्या चेंज होगा? के। तो T1 पे K1, T2 पे K2। अब ध्यान दो, जल्दी लिखना स्टार्ट करो। और तो ln of K2 इज इक्वल टू ln of A माइनस EA बाय RT1, सॉरी यहाँ पे T1 था, T2 नहीं, ln of K1 एंड T2 पे ln of K2 इज इक्वल टू ln of A माइनस EA बाय RT2। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का आपने को रिलेशन निकालना है। तो दो चीजों के बीच में रिलेशन निकालने के लिए क्या करने का उनको? हाँ, इक्वेट करने का, डिवाइड करने का। क्या करने का? डिवाइड। ध्यान दो, अब यहाँ पे हम लोगों को इन दोनों को डिवाइड करना है, बट लॉग है ना, लॉग में अगर डिवीजन चाहिए रहेगा तो सबट्रैक्ट करने का। समझ में आ रहा है? तो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 चलेगा। ठीक है, 2 माइनस 1 करने वाले हैं, 2 माइनस 1। तो ये कैसे होगा? ध्यान दो, डायरेक्ट कर रहे हैं। अब सबसे पहले ln of K2 माइनस ln of K1 चलेगा, विच इज इक्वल टू, ध्यान देंगे सब जन, ln of A माइनस ln of A कैंसल आउट हो गया। ठीक है, K2 में क्या है? माइनस EA बाय RT2 माइनस EA बाय RT1। डायरेक्ट प्लस लिख दिया चलेगा, माइनस माइनस प्लस, एंड ln A माइनस ln A 0 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ध्यान दो भाई यहाँ पे। अब वापस भाई लॉग में जब सब्ट्रैक्शन रहता है क्या करने का? डिवाइड। तो ये ln K2 माइनस ln K1 क्या होगा? ln K2 बाई K1। ओके, तो इट विल फॉर्म ln K2 बाई K1 विच इज इक्वल टू, यहाँ से EA अपॉन R कॉमन निकाल सकता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा? EA अपॉन R इनटू, देखो भाई ये प्लस वाला 1/T1 पहले लिख रहा हूँ चलेगा, एंड माइनस 1/T2 बाद में लिख दिया चलेगा ये। ठीक है, बस ये इक्वेशन जरा याद करने के लिए दिक्कत हो जाती है। नहीं यहाँ पे देख, तो ये इक्वेशन याद करने में जरा दिक्कत हो जाती है, बिकॉज यहाँ पे K2 बाई K1 है एंड यहाँ पे 1/T1 माइनस 1/T2 है, उल्टा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यू विल हैव ln K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA बाय R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। तो यहाँ पे K2 बाई K1 T2 माइनस T1 वो सेम सेम हो गया, ये समझे? ओके, लिख दो ये, फिर बाद में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
find activation energy, find activation energy of a reaction whose rate is doubled when temperature changes from 300 Kelvin to 400 Kelvin। ठीक है, चलो भाई लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब जन। गिवन दैट ln2, गिवन दैट ln of 2 is 0.7, 0.693 नहीं लेना है, 0.7 लेना है। ठीक है, ट्राई करो ये सब जन, पहले नोट्स लिख दो। चलो, आया किसी का आंसर? वही आ रहा है, तो 2 जन का आ रहा है, मतलब करेक्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे व्हाट दे आर सेइंग, K2 becomes double of K1। ये समझे, when temperature changes from 300 to 400, तो अपना फॉर्मूला लगड़ा वाला सीधा बैठ, बस अभी यहाँ पे। अब ये कैसे होगा, तो ln of 2k1 by k1 is equal to EA by R into T2 minus T1, 400 minus 300 कितना बचता है, 100 अपॉन 300 into 400, T2 minus T1 अपॉन T1 T2, ध्यान दे यहाँ पे। अब ये कट 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 कट, ये हो गया 0.7, तो मतलब ln of 2 0.7, 0.7 into R into 400 is equal to EA into 3, yes। ठीक है, तो ये हो गया 1200, 12 7 84, तो ये हो गया 84 या 840 ना, 840। R इज इक्वल टू ई एंड फिर बाद में ई की अगर तुम लोगों को कुछ वैल्यू दी, फॉर एग्जांपल 2 कैलोरीज, ई की वैल्यू 2 कैलोरी रहती है, फिर 8.314 रहती है। ठीक है, 8.314 दिया तो मतलब 25/3 ले सकते हो और इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 840 R। ठीक है, तुम 40 बोल रहे थे सिर्फ कि 840 बोल रहे थे, 840, हाँ करेक्ट है। ठीक है, ये समझे कैसे किया, लिख दो। एंड लास्ट टॉपिक कैटलिस्ट। ठीक है, छोटू सा टॉपिक है कैटलिस्ट, ऐसे कुछ बड़ा नहीं है उसमें। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ क्या बोल रहे हैं वो ऐसे, और तो सीधा बैठना, मतलब ऐसे तुम लोगों को क्या दिक्कत है ऐसे। ये होमवर्क किया है क्या तुम लोगों ने? और सॉल्व हो रहे हैं क्या क्वेश्चंस? खुद से हो रहे हैं? पक्का ना? बताओ। कैटलिस्ट नेवर इनिशिएट्स द रिएक्शन, कैटलिस्ट नेवर इनिशिएट्स द रिएक्शन, कैटलिस्ट रिएक्शन को शुरू नहीं करता कभी। ठीक है, ब्रैकेट में लिखना देयर आर सम एक्सेप्शंस, देयर आर सम एक्सेप्शंस, देयर आर सम एक्सेप्शंस। ठीक है, एंड इसमें एग्जाम्पल लिखना, H2 गैस प्लस O2 गैस। ठीक है, 2H2 गैस प्लस O2 गैस, इसमें क्या बनता है, 2H2 गैस। अब अगर तुम लोग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को ऐसे कंबाइन करके रख दोगे ना, ठीक है, तो तुम 5 मिनट रखो, 10 मिनट रखो, 1 साल भर रखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कभी रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, अनलेस एंटिल तुम लोग उसको थोड़ा आग दे रहे हो।
तो मजा आ जाता है, समझ में आ रहा है। बट जनरली ये दोनों रिएक्ट नहीं करते। बट अगर इसमें हम लोगों ने एक छोटा सा प्लैटिनम का टुकड़ा भी डाल दिया ना, तो ये बहुत भयंकर तरीके से रिएक्ट करता है, मतलब हाइड्रोजन एक्सप्लोसिव है, समझ में आ रहा है। तो बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है, समझ में आ रहा है। तो इन दिस रिएक्शन प्लैटिनम फर्स्ट ऑफ ऑल एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट एंड प्लैटिनम आल्सो इनिशिएट्स द रिएक्शन, समझ में आ रहा है। तो इसमें लिख देना, दिस रिएक्शन कैन बी इनिशिएटेड बाय प्लैटिनम विच इज अ कैटलिस्ट। दिस रिएक्शन कैन बी इनिशिएटेड by using platinum. This reaction can be initiated by using platinum which is a catalyst, ठीक है। हाँ, can be initiated using platinum which is a catalyst, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके बाद ध्यान दो कैटलिस्ट क्या करता है। स्टेटमेंट्स में देखो, मतलब अभी लिख के दिए हुए नोट्स में। हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है कैसे? हाँ, और जब पार्टिसिपेट करता है तो नहीं, नेक्स्ट, हाँ उसके बाद वाला पॉइंट रीजनरेट होता है, उसके नेक्स्ट वाला पॉइंट कैसे डिक्रीज करता है? हाँ, बाय गिविंग इट अ न्यू मैकेनिज्म, समझ में आ रहा है। वो उसका मैकेनिज्म पूरे रिएक्शन का चेंज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान देंगे सब जन, देखो भाई, लेट अस से ए एंड बी इनको रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान दो। तो हमारे बी को ए के साथ जाके रिएक्ट करना है, ए बी बनाना है, ठीक है। बट इस रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? बहुत ज्यादा है। ये ध्यान देंगे सब जन, इस रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो बी हेल्प लेता है किसकी? अरे बताओ, कैटलिस्ट की, बराबर। अब कैटलिस्ट है ना, वो ऐसे बफर जैसा काम करता है, जो कि ऐसे इंट्रोडक्शन का काम करेगा, ठीक है। टाइम पास मत कर, तो वापस इधर आ जाएगा, ठीक है। अब हाँ, लास्ट के कितने 15 मिनट बाकी है, शांति से बैठ। तो अब होता क्या है, तो ये सी ऐसे वो कॉमन फ्रेंड का काम करता है कि अरे ये मेरा फ्रेंड बी, जाओ बात करो, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसने क्या काम किया? सिर्फ दोनों में इंटरेक्शन करके देने का काम किया, ठीक है। एक बार ये दोनों बातें करने लग गए तो ये उठ के निकल जाएगा, ठीक है। फिर बाद में भी अपना कुछ का काम कर लेगा, तो क्या मिलेगा? ए बी प्लस सी, ध्यान दो भाई, और ये सी निकल गया, समझ में आ रहा है। तो ध्यान दो वापस, कैटलिस्ट पार्टिसिपेट्स इन द रिएक्शन बट इट इज रीजनरेटेड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, समझ में आ रहा है। पहले कैसे रिएक्शन हो रही थी? डायरेक्ट ए बी का बॉन्ड बन रहा था, समझ में आ रहा है। बट अभी डायरेक्ट ए बी का बॉन्ड बन रहा है क्या? पहले एक ऐसे कॉम्प्लेक्स बना, इंटरमीडिएट बना, जिसमें ए बी एंड सी तीनों में बॉन्ड्स है, एंड फिर बाद में सी निकल गया एंड ए बी का बॉन्ड बना। तो मैकेनिज्म सेम है क्या ऊपर जैसा? नहीं। अब इसमें चेंज जो हुआ उसकी वजह से क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। तो पहले मैकेनिज्म जब विदाउट कैटलिस्ट था तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा थी, बट जब कैटलिस्ट ऐड किया, ध्यान दो बे, कैटलिस्ट ए और बी के एनर्जी में कुछ फर्क लाएगा क्या? कैटलिस्ट ए बी के एनर्जी में कुछ फर्क लाएगा क्या? नहीं। कैटलिस्ट इस बीच वाले स्टेप में उंगली कर रहा है ना, बट ना इनिशियली एंड फाइनली कुछ उसमें कुछ फर्क नहीं हो रहा है, वो यहां पे डिफरेंस ला रहा है ना। एंड बीच वाली स्टेप कौन सी है? ये है। अरे ये ए बी है, रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, इन दोनों में कुछ फर्क आ रहा है क्या? बट ये बीच की स्टेप में ही फर्क आ रहा है ना। तो बीच की स्टेप में क्या फर्क आता है? अरे बीच के स्टेप में क्या फर्क आता है? एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं क्या? कैटलिस्ट पहली बात तो मैकेनिज्म को चेंज करता है, दूसरी बात मैकेनिज्म को चेंज करता है, दूसरी बात वो एक्टिवेशन एनर्जी को वो कम करता है, तीसरी बात एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट उनको वो अफेक्ट नहीं करता, चौथा पॉइंट डेल्टा एच को चेंज नहीं करता, बट एक्टिवेशन एनर्जी को वो चेंज करता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट एंड एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट, विच वन इज लोअर? विद कैटलिस्ट, समझ में आ रहा है। ये अपना ग्राफ को क्या बोलते हैं? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ठीक है।
इट इज अ ग्राफ ऑफ एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? इसका और एक एग्जांपल ध्यान दो, 2SO2 गैस प्लस O2 गैस गिविंग अस 2SO3 गैस। ये रिएक्शन फास्ट हो पा रही है क्या? नहीं, तो हम लोग इसमें कैटलिस्ट ऐड करते हैं। इसमें कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है? NO, वेरी नाइस, NO यूज होता है। क्या यूज होता है? NO। अब जब हम लोग NO यूज करते हैं, ध्यान देंगे तो पहले क्या होता है, देखो बे, देखो ये ऑक्सीजन को रिएक्ट करने SO2 के साथ, बट रिएक्ट कर पा रहा है क्या? एनर्जी बहुत हाई है, तो NO पहले जाता है और ऑक्सीजन को उठाता है। ध्यान दो, NO गैस फर्स्ट इट रिएक्ट्स विथ O2 गैस फॉर्मिंग व्हाट? 2NO2। समझ में आ रहा है? तो ये ऑक्सीजन जो है वो NO में घुस गया, एंड फिर बाद में ये NO जिसमें अभी एक NO2 आ गया है वो SO2 के पास जाता है, एंड अभी एक ऑक्सीजन यहां पे ट्रांसफर मारता है। ये समझ पा रहे हो? पहले कैसे हो रहा था? ऑक्सीजन डायरेक्ट अटैक कर रहा था, बट अभी क्या हो रहा है? वो NO के साथ चिपक गया, एंड अभी NO के साथ जाके वो अटैक मार रहा है, एंड फिर बाद में इसमें से एक एक ऑक्सीजन चला गया, तो क्या बनेगा? 2SO2 का SO3, एंड NO2 में से एक ऑक्सीजन निकल गया, तो क्या बनेगा? 2NO। समझ में आ रहा है? तो over here NO is acting as a catalyst, it is participating in the reaction but it is again regenerating in the last step। समझे कुछ? पक्का लिख दो। एंड लास्ट हर चौधरी क्या बोला? अब मेरे लेक्चर में उसको उतना ही याद रहा है आज और कुछ भी नहीं। अब ध्यान दो, तो रिलेशनशिप बिटवीन K एंड EA, ठीक है। देखो अब वही कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट एंड विथ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट ऐड करने से एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ती है कि कम होती है? कम होती है, ठीक है। तो विदाउट कैटलिस्ट हम लोग इसको बोल रहे हैं K इज इक्वल टू, मतलब K1 इज इक्वल टू A इंटू E रेज टू माइनस EA 1 बाय RT, ठीक है, माइनस EA 1 बाय RT। एंड दूसरा कैटलिस्ट के साथ K2 इज इक्वल टू A इंटू E रेज टू माइनस EA2 बाय RT। समझ पा रहे हो? ठीक है, विदाउट कैटलिस्ट विद कैटलिस्ट। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन ढूंढना है, तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अभी हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1, ठीक है, डिवाइडिंग 2 by 1, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? K2 बाई K1 इज इक्वल टू A इंटू E रेज टू माइनस EA बाय RT अपॉन A इंटू E रेज टू माइनस EA बाय EA1 एंड EA2, सॉरी EA2 एंड EA1। ओके, अरे बातें मत करो। अब यहाँ पे A कैंसल आउट हो जाएगा, तो K2 बाई K1 इज इक्वल टू, हाँ अब देखो बे, E रेज टू माइनस EA1 बाय RT, ये EA1 है अपना, EA1, ठीक है। EA1 जब ऊपर जाएगा माइनस वाला तो क्या बनेगा? प्लस, तो ये बनेगा EA1 बाय RT इंटू E रेज टू माइनस EA2 बाय RT। ये फॉलो कर पा रहे हो? ध्यान दो यहाँ पे जरा। अब जब दोनों की पावर सेम है, सॉरी पावर नहीं, बेस सेम है, तो दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं। दोनों को ऐड करूंगा तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या बनेगी? K2 बाई K1 इज इक्वल टू, K2 बाई K1 इज इक्वल टू E रेज टू, हाँ EA1 माइनस EA2 बाय RT। दोनों का बेस सेम है तो डायरेक्ट कॉमन लिख दूँ। ये समझ में आ रहा है? चलो लिख दो ये।
ठीक है, चलो जल्दी ख़त्म करो। नहीं क्वेश्चन लेना बाकी है ना, बस सालों के फॉर्मूला पढ़ा के ख़त्म कर दूँ क्या, निकल जाओ क्या? एक क्वेश्चन लेंगे अभी, क्या ऐसे देख रहे हो कि अभी ख़त्म करेंगे मतलब? चलो जल्दी लिखो, एक क्वेश्चन करना है, बट अभी क्वेश्चन मिलना भी चाहिए ना यार। क्वेश्चंस है इसके ऊपर अच्छे अच्छे, बट अभी मिलेंगे नहीं जल्दी से। ओके ठीक है भाई, तुम लोग खुद से देख लेना क्वेश्चन, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ EA1 माइनस EA2 करना है, ठीक है, वो अपने आप समझ में आ जाता है। तो विद दिस विल स्टॉप हियर टिल देन, नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। एंड होमवर्क CET के सारे क्वेश्चंस, क्या लास्ट टाइम एक्टिवेशन एनर्जी, कैटलिस्ट, टेम्परेचर, इनके क्वेश्चंस नहीं करने थे, अब सारे के हाँ मतलब अरे नहीं है भाई, हाँ अभी सारे के सारे करके आना है, CET के सारे, ठीक है, ओके चलो भाई।